अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कसरत पे। तो आगे हूँ मैं आपके पास एक नई टेस्ट सीरीज लेकर। जी हाँ, स्मरण 2.0। ये जो टेस्ट सीरीज है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है केजीएस आईएएस की। जी हाँ, ये टेस्ट सीरीज आपके केजीएस बीपीएससी की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको जैसा पता होगा 70th बीपीएससी में भी केजीएस के क्वेश्चन डायरेक्ट जी हाँ ऑप्शन के साथ आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल गए थे। तो हो सकता है कि आपको इस टेस्ट सीरीज से भी या तो एक्सप्लेनेशन से या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आने वाले बीपीएससी यानी कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये जो स्मरण 2.0 है ये है क्या? देखिए, इसमें जो टेस्ट सीरीज होंगी टोटल 15 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 16 फुल लेंथ टेस्ट होगी। तो टोटल आपके टेस्ट हो जाते हैं 31। ये टोटल 31 टेस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। जी हाँ, दोनों लैंग्वेज हम लोग कवर करेंगे, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। सिर्फ आपको क्वेश्चन बस ये टिक मार के नहीं निकलेंगे हम लोग बाकियों की तरह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? इसका आंसर होगा सोडियम सल्फेट घोल और बैरियम क्लोराइड। मैंने ये टेस्ट सीरीज पहले ही अपने ग्रुप में डाल दिया था, तो आप लोगों ने ये से अटैम्प्ट कर लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को भी। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है? इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और सोडियम सल्फेट तो समझ ही रहे हो आप, और ये क्या हो गया? बैरियम क्लोराइड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर क्या है? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बैरियम क्लोराइड। तो आंसर है 1 का सी। आइए इसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक और ऋणात्मक आयन स्थान बदलते हैं। ठीक है, जब दो आयनिक यौगिक के क्या कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो नए यौगिक बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? Ba बन रहा है और SO4 बन रहा है। ठीक है, आयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। ये जो अवक्षेप है इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। और ये किस कलर का होता है? तो सफ़ेद कलर का होता है। आपको कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कलर भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो इस रिएक्शन के बाद जो प्रेसिपिटेट बन रहा है बताओ उसका कलर क्या होगा? तो सफ़ेद कलर का होगा। ठीक है, दूसरा उत्पाद बनता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? सोडियम क्लोराइड, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो NaCl नमक। जी हाँ, ये घुला रहता है। ठीक है, अभिकारकों के बीच आयनों के इस आदान प्रदान से जुड़ी अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आयनों के बीच जो आदान प्रदान होता है उससे जो अभिक्रिया हो रही है उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या चीज़ें दी हुई थी ये देखिए। विकल्प ए में यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। तो आप समझिए ये चीज़, जब एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाएगा तो ये क्या कर देगा? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा पूरी तरह से। तो जिसे अमोनियम एसीटेट और जल बनता है, इससे क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट बनेगा और जल बनेगा। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आप याद रखो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है और आपको बहुत सारे इसी तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको याद रखना होगा एसिटिक एसिड और अमोनियम। तो आप याद रखो एसिटिक और अमोनियम, एसिड है और एक हाइड्रोक्साइड है, बस इतना आपको याद रखना होगा। तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। बी में दिया हुआ सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलेगा तो क्या बनेगा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O जल बन जाएगा, जो एक सरल आयनिक विनिमय नहीं है। ठीक है, ये सिंपल आयनिक विनिमय नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। तो ये हो गई हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन। चलते हैं हमारी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ रहे हो क्या हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा था। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा था, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स। ठीक है, दो आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक्सचेंज करके क्या बनाते हैं? प्लेस एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, द वाइट प्रेसिपिटेट, मैंने आपको बताना किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देखिए मैं 2 बार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो आप देख रहे होगे वीडियो तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश दोनों वाले का 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो सिर्फ ध्यान से देखते जाइए, आपको याद ही हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, बनेगा क्या? BaSO4 बनेगा, जो एक प्रेसिपिटेट है, और ये वाइट कलर का बनेगा। इतनी बातें समझ गए। आगे कहता है द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl होगा। ठीक है,
विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, तो याद करो, बोलो मेरे साथ, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। बस आपको याद होनी चाहिए चीज़, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, दोनों के एक्सप्लेनेशन भी हम लोग ने हिंदी इंग्लिश में देख लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है, तो ये जो हरा पदार्थ है ये संक्षारण का उदाहरण है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, copper react with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is an example of corrosion. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। ये इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु अपने आसपास के वातावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ठीक है। जब तांबा आर्द्र हवा के संपर्क में आता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मौजूद हैं, तो उसकी सतह पर एक हरी परत बन जाती है जिसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। सामान्यतः इसे कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के से तांबे की चमकदार भूरी सतह खराब हो जाती है। तो इससे क्या होता है, तांबे की जो चमकदार भूरी सतह है वो क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है। आप कलर याद रखना, कौन से कलर की हो जा रही है वो, ठीक है ना, किस कलर की हो रही है, कलर्स पे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह जब लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो उसकी सतह भूरे रंग की परत बन जाती है। किस कलर की बन रही है, भूरे रंग की। ऊपर किस कलर की बन रही थी, हरे रंग की बन रही थी, याद रखोगे। तो नीचे लोहे में कैसे बनेगी, भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग कहा जाता है, पढ़े हुए आप लोग। और यह भी एक प्रकार का संक्षारण ही है, यह भी एक प्रकार का क्या है, कोरोजन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए, रेंसिडिटी, ठीक है, बेसिपिन भी कहते हैं। अर्थ है वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। जब वसा और तेलों का ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, या फिर उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहते हैं। और ये क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है, जो धातुओं पर लागू नहीं होता। ये मेटल पे, रेंसिडिटी मेटल पे नहीं होगा, ये याद रखना आपसे। रेंसिडिटी के लिए आपको फंसाने के लिए एग्जाम में पूछ देगा कि रेंसिडिटी इज अप्लाइड ऑन मेटल, तो आप बोलोगे नहीं, धातु पे नहीं होता है, ठीक है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, आमतौर पर कार्बनिक पदार्थों में, न कि धातुओं में। ये भी धातु में नहीं होता है। और कलेशन जो है एक का अर्थ है धातु आयनों का जैविक अणुओं द्वारा बंधन, जो कि जैव रसायन या जल संशोधन में सामान्य है, न कि वायुमंडलीय संक्षारण में, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय संक्षारण में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें लोग इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, तो कोरोजन इज क्या है, केमिकल डिग्रेडेशन है, मेटल में होता है। क्यों होता है, मॉइस्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से। अब मैंने बताया था ना, कोरोजन किस कलर का, ग्रीन पैटिना बनता है। यहाँ पे देख लो, ग्रीन पैटिना। आपसे कलर पे सवाल बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ। कोरोजन ग्रीन पैटिना। आयरन जो है ब्राउन, आयरन कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। रेंसिडिटी मेटल पे नहीं होगा, याद रखना आपको, रेंसिडिटी मेटल पे नहीं होगा। क्या है, स्पॉलेज ऑफ फैट एंड ऑयल, खराब हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाए या ऑक्सीडेशन हो जाए तो रेंसिडिटी से खराब हो जाता है। फर्मेंटेशन, ठीक है, ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन किससे होता है, माइक्रोब से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें मेटल का इसमें भी यूज़ नहीं है, याद रखोगे, मेटल का किस में यूज़ नहीं है, रेंसिडिटी में नहीं है, फर्मेंटेशन में नहीं है। नेक्स्ट किलेशन है, क्या है ये, तो बाइंडिंग ऑफ मेटल आयन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या करता है, मेटल आयन बाइंड हो जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कॉमन ये है बायोकेमिस्ट्री में और वाटर में ट्रीटमेंट। इसे क्या किस में यूज़ किया जाता है, इसको किलेशन के प्रोसेस को बायोकेमिस्ट्री और वाटर ट्रीटमेंट में। ये भी एटमॉस्फेरिक कोरोजन नहीं है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नॉट दिखे ना यहाँ पे, नॉट एटमॉस्फेरिक कोरोजन, तो ये भी एटमॉस्फेरिक कोरोजन नहीं है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है। जी हाँ, तो सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करने वाला कौन है, इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण, यहाँ पे देखिए, प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो इसका कब होता है निर्माण, जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, ठीक है, सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे
थर्ड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात हो रही है, तो इट इज डेवलप्ड व्हेन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज आफ्टर इन्फेक्शन। जब कोई पर्सन का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है और वैक्सीनेशन के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आइए इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, शरीर प्राकृतिक संक्रमण के बाद या टीकाकरण के माध्यम में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर या तो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, या उसका टीकाकरण हो जाए तो वो किस चीज़ का निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए और क्या कह रहा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? रोग से बचाव के लिए पूर्व निर्मित एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एंटी सीरम के माध्यम से मां से बच्चे को। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा सामान्यतः निष्क्रिय प्रतिरक्षा की तुलना में अधिक समय तक बनी रहती है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है ये निष्क्रिय की तुलना में क्या होती है? अधिक समय तक बनी रहती है। ठीक है, इंग्लिश वाला एक्सप्रेशन भी हम लोग देख लेंगे जल्दी से। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी जो है, द बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स एंटीबॉडीज आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन और थ्रू वैक्सीन। या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए या फिर वैक्सीनेशन हो जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी खुद ही खुद बॉडी बनाने लग जाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी का क्या कह रहा है, प्रीमेड एंटीबॉडीज है, ये पहले से बने हुए एंटीबॉडीज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग को अलग अलग डिजीजों से। ठीक है, जैसे एंटी सीरम नाम का ये जो है माँ से बच्चे में जाता है। ठीक है, मदर से चाइल्ड में जाता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है एंटी सीरम। ठीक है, और एक चीज़ आपसे पूछ देंगे इन दोनों में डिफरेंस करके एग्जाम में, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और नाम से भी आप समझ सकते हो, एक्टिव तो ज़्यादा एक्टिव, तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव तो कम, मतलब लेजी सा, तो ये कम लॉन्ग लास्टिंग है। बस इतनी चीज़ें थी आपको। चलते हैं हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में ऊष्माशोषी है? ठीक है, तो ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण और जल का विद्युत अपघटन, ये तीनों जो है प्रक्रियाएं ऊष्माशोषी हैं। ठीक है, नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना था, हमने कर लिया है। आंसर है 1, 2 एंड 3। चलते हैं हम लोग इसकी इंग्लिश वाले वर्जन की तरफ। ये देख सकते हैं आप लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोथर्मिक प्रोसेस? क्या पूछ रहा है? इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सब क्या है? तो ये सब जो हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। ये सब क्या है? 1, 2, 3 इंडोथर्मिक प्रोसेस है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं आसपास से ऊर्जा अवशोषित करती है। यह ऊर्जा आमतौर पर ताप के रूप में अवशोषित होती है, इसलिए आसपास का वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा होता है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के कारण क्या होता है? आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। ठोस का पिघलना, यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें तरल में बदलने के लिए उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कणों को आपस में बांधने वाले अंतर आणविक बलों को तोड़ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बर्फ जब पानी में बदलती है तो वह परिवर्तित होने के लिए गर्मी को अवशोषित करती है। जी हाँ, तो बर्फ जब पानी में बदल रही है वो क्या कर रही है? वह गर्मी को अवशोषित करती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण था, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश के प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल का विद्युत अपघटन। यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभाजित करने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रदान की जाती है, जिसमें रासायनिक बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, चलते हम लोग इसके इंग्लिश वाले की तरफ। देखिए यहाँ पे, इंडोथर्मिक रिएक्शन ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कर रहा है? सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर दे रहा है एनर्जी को। दिस एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब एज हीट सो द सराउंडिंग गेट कोल्ड। और ये एनर्जी क्या होता है? हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे सराउंडिंग क्या होता है? ठंडा हो जाता है। हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये क्या है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्रेक हो जा रहा है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। फॉर एग्जांपल आइस एब्जॉर्ब कर रहा है हीट टू मेल्ट इनटू वाटर। आइस हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाता है वाटर में, तो ये क्या है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के बारे में सेम चीज है। दिस इज इंडोथर्मिक एज इट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी टू ड्राइव द रिएक्शन करने के लिए, वेयर carbon dioxide and water are converted into glucose and oxygen. The energy is absorbed by chlorophyll to fuel the process. ठीक है, तो ये जो एनर्जी है कौन ऑब्जर्व कर रहा है? तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेता है और वो क्या करता है? खाना बनाता है पेड़ पौधों के लिए। तो फोटोसिंथेसिस हो गया। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस एन एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक। आपको मेनली एग्जांपल याद रखना है। ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तीनों क्या है? इंडोथर्मिक है। क्या है? इंडोथर्मिक, याद रखोगे आप लोग। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर,
दिस इज इंडोथर्मिक बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग देम इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश का एक्सप्रेशन कंप्लीट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से पौधों में से किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे आप लोग। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं हम लोग? ब्रायोफाइटा को। क्यों कहते हैं? तो समूह के जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट इज कॉमनली रेफर टू एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कह रहा है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, याद रखोगे। एक्सपेंशन देख लेते हैं हम लोग साथ के साथ। देखिए, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है क्योंकि उनके गतिशील शुक्राणु प्रजनन के समय अंडे तक पहुंचने के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? पानी पर निर्भर होते हैं। ये पौधे नम स्थानों में पनपते हैं और जल और स्थलीय पौधों के बीच एक मध्यवर्ती कड़ी की भूमिका निभाते हैं। टेरिडोफाइट जो है एक संवहनी पौधा है, जाइलम और फ्लोएम मुक्त है। टेरिडोफाइटा क्या है? इसमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी। अब तो ब्रायोफाइटा हम समझ गए ना, उसमें पानी की जरूरत है। पादप जगत का उभयचर कहते हैं किसको? ब्रायोफाइटा को। अब टेरिडोफाइटा आप याद कर लो, इसमें क्या मिलेगा? जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। और किसके माध्यम से प्रजनन करता है? ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। और जिम्नोस्पर्म जो है काष्ठीय दीर्घजीवी पौधों का एक समूह है जो बीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन पुष्पीय पौधों के विपरीत इनके बीज किसी सुरक्षात्मक आवरण से ढके नहीं होते हैं। ठीक है, पुष्प का क्या होता है? वो ढका होता है सुरक्षा में, लेकिन ये आवरण में ढका नहीं होता। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म, जिसे फूलदार पौधे भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फूलदार पौधे भी कहते हैं। और पौधों का एक समूह है जिसकी विशेषता यह है कि इसके बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं। इसके बीज कैसे होंगे? फल के भीतर होते हैं एंजियोस्पर्म के बीज। ठीक है, तथा इनकी प्रजनन संरचना फूलों में स्थित है। और इनका जो प्रजनन संरचना वो किस में स्थित है? फूलों में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ सोचना, वीडियो को स्लो करके देख लेना, दोबारा देख लेना, ताकि आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाए। चलते हम लोग इंग्लिश वाले एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है ब्रायोफाइट्स आर टर्म्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम लोग किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। ये आप लोग याद कर लोगे। और जो टेरिडोफाइटा होता है ये क्या है? इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। और ये स्पोर्स की मदद से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है ये ग्रुप ऑफ वुडी पेरेनियल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। ये कैसे होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, वुडी होते हैं, टिपिकली लैकिंग द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग विच सराउंड द सीड्स इन द प्लांट। और इसमें आउटर कवरिंग नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। और ये जो एंजियोस्पर्म है ऑल्सो नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग। आपसे पूछा जाएगा विच नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट, तो आंसर होगा एंजियोस्पर्म आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन फ्लावर। उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड होता है? फ्लावर में लोकेटेड होता है। याद रखोगे आप लोग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? ठीक है, व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। आंसर है मीथेन। क्या आंसर? मीथेन है। आप लोग इंग्लिश वाला भी देख सकते हो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर इज मीथेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बायोगैस 50 से 70% और संपीड़ित प्राकृतिक गैस लगभग 90% का मुख्य घटक है। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला याद रख लो आप लोग। कितना? CH4 बायोगैस में कितना? 50 से 70% और CNG में 90% का मुख्य घटक है, जो इसे हीटिंग, खाना पकाने और वाहनों को चलाने के लिए एक लोकप्रिय ईंधन बनाता है। ठीक है, इस सबसे सरल हाइड्रोकार्बन के रूप में है ये। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है और अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक कुशलता से जलता है। ठीक है, और कम उत्सर्जन करता है, बहुत ही कम उत्सर्जन करता है ये। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखने के लिए कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जो मानव जनित स्रोतों जैसे कृषि, लैंडफिल और प्राकृतिक स्रोतों जैसे आर्द्रभूमि से उत्सर्जन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इंग्लिश एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, मीथेन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। CH4 है, प्राइमरी कंपोनेंट है ये बायोगैस का 50 से 70% और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का 90%। ठीक है, वाइडली यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीटिंग और कुकिंग के लिए बहुत ही वाइडली यूज होता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है ये।
ठीक है। और मीथेन इज ऑल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, और ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है और कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इमिशन फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंडफिल हो गया, नेचुरल सोर्सेज क्या क्या, वेट लैंड हो गया। चलते हैं हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से जो गलत कथन है आपको वो चुनना है। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन गलत वाला ही ढूंढना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है कि डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों के न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। कह रहा है कि डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। ये क्या है, गलत है। सही क्या क्या है, तो सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो याद कर लो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। ये किस चीज के लिए उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए। तो सेरेब्रम में क्या है, सौ से सोचते हैं। सेरेब्रम में क्या करते हैं, सोचते हैं, और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है। यानी कि हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच जो संदेश का आवाजन होगा ये किससे होगा, तो रीढ़ की हड्डी से होता है, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित करती है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है मस्तिष्क को शामिल किए बिना, मस्तिष्क इसमें शामिल नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नियंत्रित करती है। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। देखते हैं हम लोग 7 नंबर का, इंग्लिश में भी देख लेते हैं यहाँ पे। इनकरेक्ट पूछा था आपसे, ठीक है। इनकरेक्ट आपको पता है, ये जो है डेंड्राइट्स कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी, ये गलत है। और सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प इन ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, ये बिल्कुल सही है। और रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारा, मतलब कोई भी कुछ हमारे साथ करते हम जो रिफ्लेक्स लेते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड करता है विदाउट ब्रेन को मूव मतलब इंक्लूड किए हुए, ब्रेन इन्वॉल्व भी नहीं होता हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। ये पूरा कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, डेंड्राइट्स जो हैं न्यूरॉन की शाखाओं जैसे विस्तार होते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करते हैं, उन्हें सेल बॉडी की ओर संचालित करते हैं। तो ये बॉडी की ओर कर रहे थे, दूर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो डेंड्राइट्स न्यूरॉन जो है शाखाओं जैसे विस्तार करते हैं और अन्य न्यूरॉन से तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करते हैं, उन्हें सेल बॉडी की ओर संचालित करते हैं। इसके विपरीत अक्षतंतु तंत्रिका आवेगों को सेल बॉडी से दूर अन्य न्यूरॉन्स मांसपेशियों या ग्रंथियों तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो विपरीत है अक्षतंतु तंत्रिका, ये क्या करती है, दूर ले जाती है। हम लोग इंग्लिश में देख लेंगे एक बार, देखिए यहाँ पे। तो डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड कैरी टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट्स क्या करता है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इन कॉन्ट्रास्ट एक्सॉन्स जो है कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और एक्सन क्या करता है, अवे। तो याद रखो आप लोग, देखिए डेंड्राइट्स टुवर्ड्स, एक्सन्स अवे करेगा, ठीक है, फ्रॉम द सेल बॉडी टू न्यूरॉन्स मसल सेल्स और ग्लैंड की तरफ ले जाता है, ठीक है। 7 हो गया हमारा। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, रुदोष परिस्थितियों में किस प्रतिक्रिया होने के लिए सही है स्थिति है। देखिए, रुदोष परिस्थितियों में किसी प्रतिक्रिया होने के लिए सही स्थिति क्या है, तो विनियमित ऊष्मा इक्वल टू 0 होनी चाहिए। विनियमित ऊष्मा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इंग्लिश वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द करेक्ट अकर अंडर adiabatic condition to correct condition is the process to for the process occur under adiabatic condition, यानी adiabatic condition में कोई प्रोसेस होने के लिए करेक्ट कंडीशन क्या होती है, तो हीट एक्सचेंज कितना होना चाहिए, हीट एक्सचेंज बिल्कुल 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0, ठीक है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, तो रुदोष्म प्रक्रिया वह होती है जिसमें प्रणाली और उसके परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसके अर्थ यह नहीं है कि तापमान स्थिर रहता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि ऊष्मा न तो प्रणाली में प्रवेश करती है न ही बाहर निकलती है। और संपीडक सिद्धांत के संदर्भ में एडियाबैटिक ऊष्मा को कोई हस्तांतरण नहीं और एट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं। शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, हालांकि वे तकनीकी रूप से अलग हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लिश वाला भी एक्सप्रेशन इसका देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं एडियाबेटिक के बारे में, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन इन विच नो हीट इज एक्सचेंज, ठीक है, नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट इम्प्लाई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, रैदर इट मीन्स डेट हीट नाइदर इंटर्स नॉर लीव द सिस्टम, हीट ना तो इंटर कर रहा है ना ही लीव कर रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्रेशर थ्योरी द टर्म एडियाबेटिक नो हीट ट्रांसफर, isentropic no change in entropy are often used in interchangeably though they are technically distinct, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में
क्या क्या एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा, नो हीट ट्रांसफर, और आइसेंट्रिक का नो चेंज इन एंट्रोपी। आइसेंट्रोपी का मतलब हो गया नो चेंज इन एंट्रोपी। ये दोनों यूज़ किए जाते हैं लेकिन दोनों का टेक्निकली मतलब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। चलते हैं हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर पे आ गए हम लोग। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 जो है हमारा बिल्कुल सही है। क्या एक संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें द्विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है, ये दोनों सही है। लेकिन ये 2 और 3 हमारा, 2 और 4 हमारा गलत है कि इसमें युग्मों के संलयन के लिए 2 माता पिता की आवश्यकता होती है, ये गलत है। और इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विविध संतानों का जन्म होता है, ये भी गलत है। आइए इसे हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ऑफ स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल तो होंगे ही पेरेंट्स के। और तीसरी चीज़ बिल्कुल सही है कि इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस लाइक बाइनरी फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये सब क्या हो गए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये सब एग्जाम्पल हो गए, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब क्या है, इसके बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। लेकिन 2 और 4 जो है ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग जल्दी से। देखिएगा यहाँ पे, अलैंगिक प्रजनन में एक ही माता पिता शामिल होते हैं और अनुवांशिक रूप से समान संतुलन संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल में क्या होगा, एक ही माता पिता शामिल होंगे और अनुवांशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करते हैं। द्विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन की सामान्य विधियां, मैंने आपको बताया ये सब क्या थे, उसके एग्जाम्पल थे। लैंगिक प्रजनन विकल्प बी और डी में 2 माता पिता के युग्मों का संलयन शामिल होता है जिससे परिणाम स्वरूप अनुवांशिक रूप से विविध संतानें पैदा होती है। और सेक्सुअल में क्या होगा, 2 होंगे। ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो ये हो गया, समझ गए हम लोग। चलते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। Asexual reproduction involve a single parent and produce genetically identical offspring. Binary fission, budding, and spore formation are commonly method of asexual reproduction. Or sexual reproduction, option B and D, involves the fusion of gametes from 2 parents, leading to the genetically diverse offspring. मेरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, तो CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, CO2 का अवशोषण हो जाता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आप इसे याद रखोगे, ऑक्सीजन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे, पहले इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है। देखते हैं यहाँ पे आगे 10 का भी कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिजों को ऑक्सीजन और ग्लूकोज जैसी ऊर्जा समृद्ध कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, रात के समय प्रकाश न होने पर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और केवल श्वसन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, इस दौरान वे जानवरों की तरह, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे, वे जानवरों की तरह क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, ये हमारा रिएक्शन को बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इस रिएक्शन को। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस हमारा 10 का एक्सप्लेनेशन था। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स इन्वॉल्व द कैप्चर ऑफ लाइट एनर्जी टू ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक, ठीक है, मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। एट नाइट व्हेन देयर इज अब्सेंस ऑफ लाइट, प्लांट स्विच टू रिस्पिरेशन, प्लांट किस पे स्विच कर जाती है, रिस्पिरेशन पे, एंड डू नॉट यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं यूज करती है। सो दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 जस्ट लाइक एनिमल्स, इसीलिए वो एनिमल की तरह क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और रिलीज करती है CO2। यहाँ पे मैंने बताया ये बैलेंस किया गया है इक्वेशन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा।
विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान कैसा होता है? तो एक समान रहता है। विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान कैसा रहेगा? तो एक समान रहेगा। कैसा तापमान रहेगा? तो एक समान तापमान रहेगा। आइए देखते हैं हम लोग 11 नंबर। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन द सेम। तो मेल्ट कर रहा है जब सब्सटेंस, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्रेशन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए, गलना यानी कि मेल्टिंग पर दी गई अतिरिक्त ऊष्मा कणों की गति बढ़ाने में नहीं बल्कि ठोस पदार्थ को जोड़कर रखने वाली अंतर आणविक आकर्षण बल को कमजोर करने में खर्च होती है, जिस कारण तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने बताया कि सेम रहेगी। एक बार जब संपूर्ण ठोस पिघल जाता है तो अतिरिक्त ऊष्मा तरल अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, जिससे तापमान तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वह क्वथनांक तक नहीं पहुंच जाता है। चलते हम लोग इसके इंग्लिश वाले एक्सप्लेनेशन पे क्या कह रहे हैं। देखिए, at the melting point, the heat added is used to break the attractive intermolecular forces of the solid instead of increasing kinetic energy, and therefore the temperature remain constant. After all, solid has melted once again. The heat added goes to increasing the kinetic energy at temperature of liquid molecule until the boiling point. तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन की। चलते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची आपको मिलाना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। पादप हार्मोन दिए गए हैं और उसके कार्य दिए हुए हैं। तो किसका क्या कार्य है? तो ऑक्सिन का क्या काम है? ऑक्सिन जो है अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्सिन क्या कर रहा है? अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तो ये बीज की प्रास्तुपस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरन को बढ़ावा देता है। साइटोकिनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता को विलंबित करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है? तो ये बीज की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग इसके इंग्लिश वाले की तरफ। देखिए यहाँ पे 12 नंबर का आंसर बी। देखिए, तो ऑक्सिन क्या कर रहा है? ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ठीक है, एंड इलोंगेशन इन शूट। तो ऑक्सिन क्या करता है? सेल डिवीजन को स्टिमुलेट्स करता है और इलोंगेशन लाता है शूट में। गिबरेलिंस क्या करता है? तो ये ब्रेक करता है सीड के डोरमेंसी को और प्रमोट करता है सीड का जर्मिनेशन। और साइटोकिनिन क्या कहता है? तो साइटोकिनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है एंड डिले सिनेंसेस। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये प्रमोट करता है सीड के डोरमेसी को। ये प्रमोट करता है। देखिए, ब्रेक कौन कर रहा है सीड का डोरमेसी? तो कर रहा है गिबरेलिंस। और एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है सीड के डोरमेसी को, ठीक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 का बी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ऑक्सिन अंकुरों में कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए एपिकल डोमिनेंस फोटोप्रोटिज्म में कुछ ऊतकों में कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं। और जिबरेलिन एंजाइम जो हैं उदाहरण के लिए अमाइलेज को सक्रिय करके बीजों की प्रास्तुवस्था को तोड़कर अंकुरन को गति प्रदान करते हैं। और साइटोकिनिन जो है कोशिका विभाजन को तीव्र करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए अंकुर विकास में पत्तियों की जीर्णता जैसी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। और एब्सिसिक एसिड जो है बीजों में प्रसुप्ति उत्पन्न करता है तथा वृद्धि को रोकता है, ठीक है। एब्सिसिक क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, जिससे पौधों को तनाव जैसे सूखा से बचने में मदद मिलती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में भी। तो ऑक्सिन क्या कर रहा है? प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड इंशूट एग्जांपल इन एपिकल डोमिनेंस फोटोट्रिज्म एंड स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस और फोटोट्रिज्म ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को। और गिबरेलिंस जो है ये क्या करता है? ट्रिगर करता है जर्मिनेशन को। क्या करता है? ट्रिगर करता है जर्मिनेशन बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम को एक्टिवेट करके। जैसे एग्जांपल हो गया अमाइलेज, किसका एग्जांपल है? गिबरेलिंस का। ब्रेकिंग करता है डोरमेसी इन सीड को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइटोकिनिन जो है ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को। किसको स्टिमुलेट करता है? सेल डिवीजन को इन शूट डेवलपमेंट एंड डिले एजिंग प्रोसेस लाइक लीफ सिनेंसेंस। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इंड्यूस सीड डोरमेंसी एंड इनहिबिट्स ग्रोथ टू हेल्प प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस, एग्जांपल ड्राउट, ठीक है। चल तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन पे। तो तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त करते हैं क्या चीज? तो गतिज ऊर्जा करते हैं। तो तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प में अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में विद द राइज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स गेन इनफ टू इंटर द वेपर स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी गेन इनफ। जब टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल क्या गेन कर लेता है? तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, जिसमें वो क्या होता है? वेपर स्टेट में चला जाता है, इंटर कर जाता है। इसका हम लोग हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए,
गैसों के कण में सभी दिशाओं में तेजी से चलते हैं, अक्सर एक दूसरे और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो कण अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी गति बढ़ जाती है। गैस कणों की औसत गति तापमान और द्रव्यमान दोनों से प्रभावित होती है, जिससे हल्के कण समान तापमान पर भारी कणों की तुलना में अधिक तेजी से चलते हैं। इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं हम लोग, 13 का डी क्या कह रहा है। तो इन गैसेज particles move quickly in all directions, often colliding with one another and with the walls of the container. As the temperature rises, the particles gain kinetic energy and their speed increases. ठीक है, the average speed of these particles depend not only on the temperature but also on their mass, as lighter particles move faster than heavier one at the same temperature. Lighter particle क्या करेगा, move करेगा faster heavier के रिस्पेक्ट में same temperature पे। 40 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कवक के संबंध में तो देखिए, कवक जो है विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों से अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो कवक कैसा है? एक विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। देखिए 14 में यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंगी इज करेक्ट? तो फंगी ये क्या है? एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो डिके कर रहे हैं उनसे क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है फंगी। इसके एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं 14 के। देखिए, कवक विषमपोषी यूकैरियोट्स हैं जो अवशोषण के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, न कि सेलुलोज की। सेलुलोज की नहीं बनी होती, किसकी होती है? काइटिन की। या अलैंगिक, जैसे बीजाणु और यौन दोनों तरीके से प्रजनन करते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी नहीं होते हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो फंगी स्वपोषी भी नहीं है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करती और सेलुलोज का भी नहीं बना होता, काइटिन का बना होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। इंग्लिश वाले को देख लेते हैं पहले जल्दी से। देखिए, तो फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। पता है आपको यूकैरियोट्स क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, सेल वाल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स पर एब्जॉर्प्शन पे करते हैं। द सेल वाल आर मेड ऑफ काइटिन। फंगी की जो सेल वाल है ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत असेक्सुअल, एग्जाम्पल स्पोर्ट्स एंड सेक्सुअल मीन्स। तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअल मीन्स से दोनों तरीके से करते हैं। दे आर नॉट आइटोट्रॉपिक, और ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, स्वपोषी नहीं होते हैं। एंड दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो स्वपोषी हो जाते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक, लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर। देखिए, इसमें से आपको चुनना था कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है हमारे, कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती है। ठीक है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। फसलों में वांछित विशेषताएं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों का कृत्रिम रूप से डाला जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए वही चीज़ कह रहा मैंने बताया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन शो रेजिस्टेंस एट पेस्ट, देयर बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। और जीएम क्रॉप साइंटिफिक स्पेसिफाइड जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली टू एक्सप्रेस डिजायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों के एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें विशेष जीनों की कृत्रिम रूप से जोड़कर तैयार की जाती है जो कीट प्रतिरोध जैसे वांछित गुणों को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए बीटी फसलों में बैसिलस थुरिंजिनेसिस नामक बैक्टीरिया एक जीन शामिल होता है जो कुछ विशेष कीटों के लिए विसेला प्रोटीन बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप ये फसलें कीटों के हमले में कम प्रभावित होती है और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता घट जाती है। इसलिए जीएम फसलों में कीट प्रतिरोधक सीधे उन विशिष्ट जीनों को मौजूदगी से होता है जो इस कथन का एक वैध स्पष्टीकरण है। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन्स दैट एक्सप्रेस डिजायर्ड ट्रेट्स सच एज रेजिस्टेंट ऑफ पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल बीटी क्रॉप्स। ठीक है, बीटी क्रॉप्स कंटेन ए जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिनेसिस। याद रखिएगा बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थुरिंजिनेसिस है, which produces a protein toxins to certain insect. As a result, these crops are less affected by the pest attacks, reducing the need for chemical pesticide.
Therefore, the resistance to pest in GM crops is directly due to the introduction of the specific genes, making the reason a valid explanation and assertion. चलते हैं अब हमारे अगले सवाल पे। ये देखिए, तो 60 नंबर क्या कह रहा है चलते हैं अब हमारे अगले सवाल पे। ये देखिए, तो 60 नंबर क्या कह रहा है, निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, तो निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण जो है ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग 16 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसके हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 16 में क्या कह रहा है, बर्फ तब बनती है जब जल वाष्प बिना द्रव अवस्था में गए सीधे ठोस अवस्था यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, गैस से ठोस में यह सीधा रूपांतरण निक्षेपण कहलाता है। हर गैसीय पदार्थ को ठोस बनने से पहले द्रव बनना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसका विपरीत भी सत्य है। सभी ठोस पदार्थों को गैस बनने से पहले तरल में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इस घटना का एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 16 नंबर, स्नो फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर चेंज डायरेक्टली इनटू द आइस। दिस प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो डिपोजिशन समझ गए आप। अब देखिए, नॉट ऑल गैसियस सब्सटेंसेज नीड टू टर्न इनटू लिक्विड बिफोर बिकमिंग सॉलिड। ठीक है, सबके लिए जरूरी नहीं है ये। और द अपोजिशन इज द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, और इसका जो अपोजिट है वो भी ट्रू है, वाइस वर्सा। नॉट ऑल सॉलिड नीड्स टू टर्न इनटू लिक्विड बिफोर बिकमिंग अ गैस। ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिनन। तो इसका जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में से प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये करता है एपोप्टोसिस। कौन करता है, एपोप्टोसिस, याद रखोगे आप लोग। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सेल डेथ इन बायोलॉजिकल सिस्टम किसमें होता है, तो एपोप्टोसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। 17 हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में भी। देखिए, एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है जो सेलुलर और आणविक स्तर पर एक अत्यधिक विनियमित और नियंत्रित तंत्र है जो सूजन के बिना क्षतिग्रस्त, अनावश्यक या पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसमें कैस्पस एंजाइम की सक्रियता, डीएनए विखंडन और कोशिका संकुरण सहित विशिष्ट जैव रासायनिक मार्ग शामिल हैं जो उत्तक होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। एपोप्टोसिस विकास जैसे अंगों का आकार देना और बीमारी को रोकथाम जैसे कैंसर की कोशिकाओं को हटाना में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, तो नेक्रोसिस बाहरी कारकों जैसे चोट, संक्रमण या रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होने वाली अनियंत्रित कोशिका मृत्यु है। नेक्रोसिस को हम लोग कहते हैं डेथ ऑफ सेल। ठीक है, तो नेक्रोसिस क्या होता है, कोशिका की मृत्यु होती है जिसमें सूजन और उत्तक क्षति होती है। और एजिंग क्या है, बुढ़ापा एक जटिल और धीरे धीरे होने वाली जैविक गिरावट की प्रक्रिया है, न कि कोशिकीय मृत्यु की कोई विशेष रूप से निर्धारण प्रक्रिया है। ठीक है, और डिजेनरेशन जो है, डिजेनरेशन से तात्पर्य उत्तकों या अंगों की क्रमिक गिरावट से है जो प्रायः बीमारी और उम्र बढ़ने के कारण होती है, लेकिन यह प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु का कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। इंग्लिश वाला भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे कहता है, एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज हाईली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म एट द cellular and molecular level that eliminates damaged, unnecessary or old cell without causing inflammation. It involves specific biochemical pathways including activation of caspase enzyme. आपसे पूछ सकता है एपोप्टोसिस में कौन सा एग्जाम काम आता है, आप याद रखोगे कैस्पेसेस एग्जाम आता है, डीएनए इज़ाइम आता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन और सेल श्रिंकेज होता है। ठीक है, मेंटेनिंग टिश्यू होम्योस्टेसिस। एपोप्टोसिस इज क्रिटिकल इन डेवलपमेंट। एपोप्टोसिस क्या होता है, डेवलपमेंट में क्रिटिकल होता है। शेपिंग ऑर्गेन्स, ऑर्गेन वो शेप करता है। डिजीज प्रिवेंशन यानी कि रिमूविंग कैंसर सेल को भी रिमूव करता है। और नेक्रोसिस को मैंने बताया क्या है, नेक्रोसिस जो है डेथ ऑफ सेल है। ठीक है, नेक्रोसिस इज अनकंट्रोल्ड सेल डेथ काउजेज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाए, या फिर इन्फ्लेमेशन में लीडिंग हो जाए, फिर टिश्यू डैमेज हो जाए, तो क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। और एजिंग जो है, तो एजिंग जो है एक कम्प्लेक्स और ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे होता है। बायोलॉजिकल डिक्लाइन है ओवर टाइम, नॉट ए स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
ठीक है। और डीजेनरेशन जो है रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन ऑफन ड्यू टू डिजीजेज और एजिंग, बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 नंबर, सोडा वाटर जैसे वातीय पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? सोडा वाटर जैसे जो वातित पेय हैं इनमें कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द गैस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूट इन एरेनेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर? सोडा वाटर में क्या मिलेगा? CO2 मिलता है। हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक विलयन में दो घटक होते हैं, ठीक है। विलायक यह पदार्थ जो दूसरे को घुलता है आमतौर पर अधिक मात्रा में, विलय पदार्थ जो घुलता है आमतौर में कम मात्रा में, ठीक है। विलायक अधिक होता है, विलय कम होता है। सोडा वाटर यदि जैसे वातती पेय में तरल घोल में जो गैस होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विलय के रूप में और पानी तरल के रूप में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातित पेय में दाब से घुल जाती है और जब दाब हटाया जाता है, उदाहरण के लिए एक बोतल का खोलना, तो CO2 बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं जिससे फिज की आवाज़ आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, इंग्लिश वर्जन हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो दूसरे को घुलाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो घुल जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। एरेनेटेड ड्रिंक जो होता है जैसे सोडा वाटर हो गया, इसमें गैस इन लिक्विड डिसोल्यूशन होता है। दिस कॉन्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। Carbon dioxide dissolve under pressure in aerated drinks, and when the pressure is released, opening a bottle, CO2 escapes as bubble, causing the fizz. चलते हम लोग 90 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, सभी हरे पौधे सपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा स्टेटमेंट था और ये क्या, दोनों कथन सही है। देखिए, तो सभी हरे पौधे जो होते हैं ये क्या होते हैं? सपोषी होते हैं, क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और घटपर्णी पौधे जो हैं ये कीटभक्षी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? तो ये जो है कीटों पर निर्भर होते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं हम लोग 19 का। देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड्स यूजिंग क्लोरोफिल। जो खुद से खाना बना रहे हैं क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हो गया जैसे पिचर प्लांट हो गया, ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो रिलाई ऑन कैप्चरिंग इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट देयर न्यूट्रेंट। तो ये चीज़ मत सोचना आपकी इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये सिर्फ इंसेक्ट ही खाता, नहीं, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए यहाँ पे, हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्वयं अपना भोजन बनाकर स्वपोषी कहलाते हैं। और कीटभक्षी पौधे हो गए जैसे कि पीचर प्लांट स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हालांकि वे पोषक तत्वों की कमी वाली मृदा में उगते हैं और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को पकड़कर अपने पोषण की पूर्ति करते हैं, जो आंशिक रूप से विषमपोषी व्यवहार प्रदर्शित करता है। चलते हम लोग 19 का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स विथ क्लोरोफिल यूज सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मेकिंग देम ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल। However, they grow in nutrient-poor soils and supplement their nutrition by capturing insects to obtain nutrients like nitrogen, exhibiting partial heterotropic behavior. तो ये क्या करते हैं? पार्शियली हेटेरोट्रोपिक दिखा रहे हैं। इंसेक्ट भी खा लिए और फोटोसिंथेसिस भी कर लिए, तो क्या ये पार्शियली हेटेरोट्रोपिक बिहेवियर होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। चलते हैं नेक्स्ट पे 20 नंबर। मानव शरीर में नेफ्रॉन का एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर देता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे 20 नंबर को देखिए, वाई इज द नेफ्रॉन कंसिडर्ड एज एफिशिएंट फिल्टरिंग यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट फिल्टर ब्लड एंड रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस। ये ब्लड को फिल्टर करके जो भी यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है। 20 नंबर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन वृक्क की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जिसे एक प्रभावी निस्पंदन इकाई माना जाता है, क्योंकि यह दो मुख्य कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? रक्त से यूरिया जैसे अपशिष्ट उत्पादन को छानना और ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा पानी जैसे उपयोगी पदार्थों को फिर से रक्त प्रवाह में अवशोषित करना। यह दोहरी भूमिका सुनिश्चित करती है कि आवश्यक पोषक तत्व संरक्षित रहे और चयापचय अपशिष्ट मूत्र के रूप में बाहर निकल जाए, जिससे शरीर का आंतरिक संतुलन होम्योस्टेसिस बना रहे। इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए,
The nephron is the basic structural and functional unit of kidney and is considered as an efficient filtering unit because it performs two key functions: filtration of blood to remove waste product like urea and reabsorption of useful substances such as glucose. ठीक है, amino acid and water back into the bloodstream. This dual role ensure that essential nutrients are conserved with while metabolic waste is excreted. यानी कि जो essential nutrient वो हमारे बच भी गया, जो waste है वो बाहर भी निकल गया. ठीक है, in the form of urine, maintaining the body's internal balance, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं. तो एक तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस बॉडी का अगर इंटरनल बैलेंस बना रहे तो उसको क्या कहते हैं, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं. ठीक है, होम से आप समझ लो कि होम हमारा सही होना चाहिए. तो हमारा जो बॉडी एक होम है, ये इसका होम्योस्टेसिस सही चलता रहना चाहिए, यानी कि इंटरनल बॉडी बैलेंस बिल्कुल बना रहना चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है? ये है डाइक्लोफिनेक. याद रखिएगा, कौन सी दवा है जो गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है? डाइक्लोफिनेक. वही दिया हुआ यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल ड्रग फॉर डेथ ऑफ क्या होता है? वल्चर्स. तो आंसर क्या है? डाइक्लोफिनेक. क्या है? डाइक्लोफिनेक. देख लेते हैं यहाँ पे. देखिए, डाइक्लोफिनेक एक गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, NSAID, जिसका व्यापक रूप से पशु चिकित्सा में उपयोग किया जाता है. डाइक्लोफिनेक से उपचारित जीवों के शवों को खाने वाले गिद्धों की किडनी गंभीर रूप से खराब हो गई, जिससे गिद्धों की आबादी में नाटकीय रूप से कमी आई, खासकर दक्षिण एशिया में. भारत सरकार ने 2006 में डाइक्लोफिनेक के पशु चिकित्सालय उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और मेलिजोकॉम जैसी वैकल्पिक दवाओं को बढ़ावा दिया जो गिद्धों के लिए सुरक्षित है. देख लेते हैं हम लोग इंग्लिश में भी. देखिए यहाँ पे, तो डाइक्लोफिनेक क्या है? एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है. ठीक है, और विच वाज वाइडली यूज्ड इन वेटनरी मेडिसिन. बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था पार्सली फॉर ट्रीटिंग लाइव स्टॉक. वल्चर फीडिंग ऑन कैरकेसेस ऑफ एनिमल ट्रीटेड विथ डाइक्लोफिनेक सफर्ड फ्रॉम एक्यूट किडनी फेलियर लीडिंग टू द मैसिव डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन स्पेशली इन साउथ एशिया. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द वेटनरी यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक इन 2006 एंड अल्टरनेटिव ड्रग्स लाइक मेलिक्सोकैम. ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक का क्या गया अल्टरनेटिव? मेलिक्सोकैम नाम है उसका. विच आर सेफ फॉर वल्चर. ये क्या है? वल्चर के लिए सेफ एंड हैव बीन प्रमोटेड. और इसी को प्रमोट कर रही है हमारी सरकार. चलते हैं 21 पे, 22 पे. देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के लिए सुमेलित है? देखिए, एक नवजात बछड़ा का दूध पीना शुरू करना सहज प्रवृत्ति है. ये बिल्कुल सही है. एक पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है. ये प्रवास है. बिल्कुल सही है. उसके बाद एक चिंपांजी दीमक निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करता है. सीखा हुआ व्यवहार है, क्योंकि वो देख रहा है ना कि लोग कर रहे हैं तो वो भी सीख रहा है. और प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है, तो ये भी सीखा हुआ व्यवहार है, प्रतिवर्त नहीं है ये. तो 3 गलत हो जाएगा. ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4 हो जाएगा. ठीक है, वही चीज़ में बताया हुआ. न्यूबॉर्न काफ स्टार्ट्स टू शकल. इंस्टिंक्ट है ये. ए बर्ड फ्लाइज टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर. ये माइग्रेट कर जाते हैं. चिंपांजी जो कर रहा है ये लर्न बिहेवियर है. और ये जो डॉग सिटिंग ऑन कमांड, तो ये भी लर्न बिहेवियर में आएगा, रिफ्लेक्स में नहीं आएगा ये. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 एंड 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन में सिंपल चीज़ें दी होंगी. देखिए, तो वही दिया हुआ, नवजात बछड़ा जो दूध पीना शुरू करता है तो ये क्या है? उसकी सहज प्रवृत्ति है. और पक्षी सर्दी में जो प्रवास कर रहे हैं, ये क्या प्रवास कर रहे हैं. और प्रशिक्षण के बाद आदेश पर बैठने वाला कुत्ता है, ये लर्न बिहेवियर है, सिखाई गई है उसको. और चिंपांजी दीपक जो, ये भी लर्न बिहेवियर, क्योंकि वो जन्मजात नहीं गया, वो सीख के कर रहा है. ठीक है, इंग्लिश में भी वही चीज़ है, देख सकते हो आप लोग. ये न्यूबॉर्न काफ जो है ये क्या है? तो ये इनहेरिटेंस नहीं है. ठीक है ना, वो लर्निंग है. ठीक है, और ये बर्ड फ्लाइज जो है वार्मर, ये क्या है? माइग्रेशन है. ठीक है, और ये जो डॉग सिटिंग कमांड है ये क्या है? लर्न बिहेवियर है. और चिंपांजी वाला भी क्या है? लर्न बिहेवियर है. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देख रहे हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 पे. देखिए, तो कोलाइड के परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण के माध्यम की भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है. ठीक है, और ये बिल्कुल सही है. कोलाइड को परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है. कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रावस्था विलय जैसे घटक होता है तथा परिक्षेपण माध्यम वो घटक होता है जिसे वह निलंबित रहता है. बिल्कुल, दोनों कथन शब्द है और कथन एक आर का सही स्पष्टीकरण करता है. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे. देखिए, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम. इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम इज कंपोनेंट इज जस्ट सस्पेंडेड. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे. जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ये सॉल्यूट लाइक होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता है ये सस्पेंडेड होता है. दोनों कथन बिल्कुल सही है. चलते हैं 23 के एक्सप्लेनेशन की ओर. ये देखिए,
कोलाइड के परिक्षेपित प्रावस्था 1 से 1000 नैनोमीटर के कण को और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं जैसे गैस में द्रव जैसे कोहड़ा या द्रव में ठोस जैसे स्याही के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो अभिकथन एक को सत्य साबित करता है। बिल्कुल सही बात है, आर सत्य है क्योंकि परिक्षेपित प्रावस्था में सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, और द परिक्षेपण माध्यम वह सतत पदार्थ है जिसमें वे निलंबित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और ये कह रहा है कि आर ए की व्याख्या करता है क्योंकि ए में वर्गीकरण इन घटकों की भौतिक अवस्था की पहचान करने पर निर्भर करता है, जैसा कि आर में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं हम लोग। क्यों ही बोलोगे, आपकी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स ऑफ 1 to 1000 nm and the dispersed medium such as liquid in gas, solid in liquid and making a assertion तो true। ठीक है, assertion true हो गया। रीजन ट्रू है क्योंकि the dispersed phase consists of fine particles and the dispersion medium is continuous substance in which they are suspended। तो R explain अब A because the classification in A depends on identify these components physical state as defined in R। ये बिल्कुल सही है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन नहीं है? तो लाड़ ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी नहीं है। कौन कौन है वो याद कर लो, पिट्यूटरी, थोराइड और एड्रिनल, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद कर लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। लाड़ ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है? तो सेलिवरी ग्लैंड जो है इंडोक्राइन नहीं है। बाकी सब जो है पिट्यूटरी ले लो आप, थायराइड ले लो और एड्रिनल ले लो, ये सब क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। आइए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका वाहिनी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने के लिए सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन को मुक्त करती है। क्या करती है ये? तो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन को मुक्त करती है। उदाहरण में पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि शामिल है। ठीक है, हालांकि लाड़ ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह क्या है? एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जिसका अर्थ है कि यह नलिकाओं के माध्यम से पदार्थों को लार को एक विशिष्ट लक्ष्य क्षेत्र जैसे मुंह से स्रावित करती है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, जिसका अर्थ यह है कि नलिकाओं के माध्यम से पदार्थ को एक विशिष्ट क्षेत्र में जैसे मुंह में स्रावित करती है। अतः यह रक्त में हार्मोन मुक्त नहीं करता और अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अंतःस्रावी क्या करता है ना, ये डायरेक्ट रक्त में ना मुक्त करता है हार्मोन को। ठीक है, तो ये कौन कौन था? पिट्यूटरी वगैरह जो था ये हो गया। हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टिलेस ग्लैंड। तो ये चीज़ याद रखो, इंडोक्राइन ग्लैंड कैसा होता है? तो डक्टिलेस ग्लैंड होता है। डेट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये क्या करते हैं? हार्मोन को डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। क्या करने के लिए? तो बहुत सारे जो बॉडी फंक्शन उनको रेगुलेट करने के लिए। एग्जांपल्स इसका क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया और एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ये सब क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो सेलिवरी ग्लैंड है, द सेलिवरी ग्लैंड हाउएवर इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, विच मीन्स इट सीक्रेट्स सब्सटेंसेस सैलिवा through ducts into a specific target area like the mouth. Therefore, it does not release hormones onto the blood and it is not a part of endocrine system। चलते हैं 25 पे। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ये बिल्कुल सही है। गैलियम और सीजियम जैसी धातुएं जो कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल हो जाती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों क्या है? सही है। देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में भी। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट। और गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स डेट बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। आंसर इज बोथ 1 and 2 सी। देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन अब इसकी। देखिए, कथन एक सही है। कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र जो अधातु है वो क्या है? ब्रोमीन है, जिसका गलनांक -7.2 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 58.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य धातुएं गैस या ठोस अवस्था में होती हैं। कथन 2 सही है। गैलियम गलनांक 29.76 डिग्री सेल्सियस और सीजियम गलनांक 28.44 डिग्री सेल्सियस ऐसी धातुएं हैं जो 303 केल्विन यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे उस पर पिघल जाती है तथा मानक कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल अवस्था में परिवर्तित होती है। ये समझ गए आप। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक
ठीक है। एट ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 58.8 डिग्री सेल्सियस अदर नॉन मेटल्स आर गैसेज और लिक्विड। तो एकमात्र नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन है। और बाकी जो गैलियम है मेल्टिंग पॉइंट इसका 29.76 डिग्री सेल्सियस है और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 28.44 डिग्री सेल्सियस है। आर मेटल्स डेट मेल्ट जस्ट बिलो 303 केल्विन दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, बिकमिंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली एबव स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। देखिए, तो पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रक्तिका होती है जबकि पशु कोशिका में कोई छोटी रक्तिका होती है, वे भी सही है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं होते हैं। डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप उसको अच्छे से डिटेल में याद करोगे और ये सारे पॉइंट तो बिल्कुल याद ही करोगे, इसे तो भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं, सीधी सीधी बात है। आंसर क्या है? कंप्लीट 1 2 3 4 है, ठीक है। देख सकते हैं प्लांट सेल क्या है? सेलुलोज सेल वाला होगा, वाइल एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। हैप सेल में लाइक एनिमल सेल, ठीक है। मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल, इसमें प्लांट सेल में बड़ा लार्ज वैक्यूल होगा, एनिमल सेल में क्या होगा? मल्टीपल छोटा छोटा वैक्यूल होगा। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम आर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जो है प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें। देखिए, पौधे की कोशिका में सेलुलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तथा ऊपर कोशिका भित्ति होती है जो संरचनात्मक सपोर्ट करती है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उनमें केवल एक लचीली प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या होती है ना? प्लाज्मा झिल्ली होती है। कथन 2 सही है क्योंकि पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को संचरण को नियंत्रित करती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक अंदर स्थित होती है, ठीक है। कथन 3 देखिए, कथन 3 कहता है परिपक्व पौधों की कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिकाओं का लगभग 90% हिस्सा घेरती है। इसका उपयोग पोषक तत्वों को जमा करने, कोशिकाओं में पानी का दबाव बनाए रखने और अपशिष्ट पदार्थों में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। पशु कोशिकाओं में विभिन्न कार्यों के लिए अनेक छोटी रिक्तिकाएं या पुटिकाएं होती हैं। कथन 4 सही है क्योंकि सेंट्रोसोम पशु कोशिका में मौजूद होता है और वे स्पिंडल फाइबर को व्यवस्थित करते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। क्या होता है? उसमें अभाव होता है। वे स्पिंडल निर्माण के लिए अन्य तंत्रों जैसे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में आप लोग याद कर लोगे। इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्लांट सेल में क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। और न्यू एनिमल सेल में क्या होता है? ये नहीं होता, लैक होता है सेल वॉल, ठीक है। इसमें ओनली एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा था प्लांट एंड एनिमल सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। डेट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। इन प्लांट सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट इनसाइड द सेल वॉल। नेक्स्ट है मैच्योर प्लांट सेल टिपिकली मेड ए सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल that occupied 90% of the cell volume used for storage, turgor pressure and waste management. Animal cell have multiple small vacuole, ठीक है। एनिमल सेल में बहुत सारा स्मॉल वैक्यूल होता है for various function but they are not as prominent, लेकिन prominent नहीं होता इतना। और स्टेटमेंट 4 कह रहा है सेंट्रोसोम containing centrioles are present in animal cell and play a key role in cell division में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रोसोम। और उसके जो सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग द स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करने में। प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है, वो अदर मैकेनिज्म का यूज करते हैं। क्या मैकेनिज्म है वो? तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनिज्म सेंटर का यूज करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। इसको याद रखोगे आप लोग। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। तो इंग्लिश में भी वही चीज़ होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? 1:8 रहता है। चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो, चाहे जल कहीं का भी हो स्रोत हो। इसका अर्थ है कि 9 ग्राम जल के अपघटन में सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 के निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होता है, चाहे वह यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, किसी भी तरीके से बनाया गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इन ए कंपाउंड लाइक वाटर द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कंसिस्टेंटली 1:8
regardless of water source. This means that decomposition 9 gram of water will always yield 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. ठीक है, हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा. लाइकवाइज अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज फाउंड इन फिक्स रेशियो 14:3. ठीक है, 14:3 में मिलते हैं. नो मीटर हाउ फार द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड. चलते हम लोग 28 के नंबर पे. गर्भावस्था के दौरान प्लासेंटा का क्या कार्य होता है? प्लासेंटा क्या काम करता है? यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है. ठीक है, तो प्लासेंटा क्या करता है? ये जो भ्रूण होते हैं उसको क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है. देखिए यहाँ पे. ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, तो इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फोइटस. ठीक है, फोइटस को कहते हैं, भ्रूण कहते हैं. 28 का देख लेंगे. देखिए, प्लासेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान बनता है और भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है, अस्थायी अंग है और यह माँ के रक्त और भ्रूण के बीच एक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है. ठीक है, लेकिन दोनों का रक्त आपस में सीधे नहीं मिलता है, सीधे नहीं मिलने देता. ठीक है, यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन भी बनाता है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये हार्मोन भी बनाता है. इंग्लिश में भी देख लेंगे हम लोग. देखिए, The placenta is a temporary organ that forms during the pregnancy and plays a vital role in supporting fetal development. ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? It allows the exchange of oxygen, nutrients and waste between the mother blood and the fetus blood without mixing. दो डायरेक्टली नहीं मिलाता है. It also produces hormones like human chorionic gonadotropin, HCG कहते हैं, human chronic gonadotropin, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोगन मेंटेन प्रेगनेंसी. ठीक है, तो ऐसे ऐसे हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए. चलते हैं 29 के क्वेश्चन पे. किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान प्रभावित होता है अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग से. ठीक है, तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे प्रभावित होता है? तो अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग से प्रभावित होता है. देखिए, द मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल. यानी कि जितने भी एटम है उस मॉलिक्यूल में सबका जो सम होगा वही मॉलिकुलर मास कहलाएगा. वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है. किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़कर निकलता है. यह अणु के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाता है. इसके परमाणु द्रव्यमान इकाई U में व्यक्त किया जाता है. ठीक है, तो CO2 के लिए आणविक द्रव्यमान क्या है? 12.100 C+2 इंटू 15.999. ठीक है, जो इतना मिल जाएगा 44.009 U मिल जाएगा आपको. U क्या है? सिंबल है. ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे. यहाँ पे देखिए, मॉलिकुलर मास क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तो सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, फॉर CO2 मॉलिकुलर मास विल बी 12.011 2 इंटू 15.99, तो इतना मिल जाएगा 44.099 U. U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, सिंबल है U. 30 पे आते हैं. देखिए, तो 30 जो है यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो आप मैच करेंगे. देखिए, यूरेनियम जो है ये परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के तौर पे काम करता है. कोबाल्ट 60 जो है ये चिकित्सा निदान, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में काम करता है. टिक्टेनियम जो है ये चिकित्सा निदान में इमेजिंग करता है. और फॉस्फोरस जो है ये रक्त विकारों का उपचार करता है. ठीक है, तो इसे आप याद कर लोगे ये सारा. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30 का D हो जाएगा. देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग 30 का D. ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 का D है. 31 पे आते हैं हम लोग. एक्सप्रेशन देख लेते हैं यार. 30 का यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है सुमेलित युग्म इस प्रकार है. यूरेनियम क्या करेगा? तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होगा. कोबाल्ट 60 क्या करेगा? कैंसर उपचार, ट्यूमर को खत्म करने के लिए रेडियोथेरेपी में उपयोग किया जाता है. टिक्टेनियम क्या करता है? तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अंग दृश्यकरण के लिए एस्पेक्ट में उपयोग किया जाता है. और फॉस्फोरस का जो है रक्त विकार उपचार, पॉलीस्थेथेमिया हो गया वगैरह जैसी स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है. इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग. तो यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन रिएक्टर वाया फिजन. कोबाल्ट जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होगा, रेडियोथेरेपी में और टारगेट ट्यूमर्स में. टेक्टेनियम जो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग यूज्ड इन एस्पेक्ट फॉर ऑर्गन विजुअलाइजेशन. ठीक है ना, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है टेक्टेनियम. और फॉस्फोरस जो है ब्लड डिसऑर्डर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, यूजफुल इन पॉलीसीथेमिया. ठीक है ना, पॉलीसीथेमिया वगैरह. चलते हैं 31 पे. 20 वर्षीय व्यक्ति के लिए फास्टिंग फूड ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? तो 70/130 mg/dl होना चाहिए. ठीक है, 70 से 130 mg/dl होना चाहिए 20 वर्षीय लोगों का. ठीक है, 70 से 130 mg/dl. देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में हम लोग. तो उपवास के दौरान रक्त शर्करा का स्तर आयु समूह के अनुसार थोड़ा भिन्न होता है. 20 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के लिए 70 से 130 होना चाहिए. ठीक है, यह स्वस्थ विकारों के लिए
रक्त शर्करा का स्तर संतुलित और समान बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। तुलना में देखेंगे किशोर का कितना होना चाहिए, 13 से 19 वाले का 90 से 130, याद रखिएगा। 12 से कम वालों का 90 से 180 होना चाहिए। और मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का भोजन से पहले 95 या उससे ये होना चाहिए mg/dl होना चाहिए। ठीक है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ यद्यपि वह पानी में नहीं घुलता लेकिन अम्लीय परिस्थिति में होता है। ठीक है, ये हमारा अभी नहीं था शायद। ठीक है, इतना ही था हम लोग। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आप लोग। ये जो सारा दिया हुआ डिटेल है ये आपको याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे इसका। तो फास्टिंग फूड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, 20 साल के लिए कितना चाहिए, 70 से 130 चाहिए। टीनेजर के लिए 90 से 130, 12 वाल के लिए 90 से ना, और प्रेग्नेंट के लिए 95 mg/डेसिलीटर बिफोर मील होना चाहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। 32 नंबर देखिए। तो टूथ एनिमल द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। एक तो चीज़ आप याद रख लीजिए, द हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है? टूथ इनेमल है। किस चीज़ का बना हुआ है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। देख लेंगे हम लोग 32 में। यहाँ पे देखिए 32 जो मैंने आपको बताने लगा। तो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है यद्यपि यह पानी में नहीं घुलता है लेकिन अम्लीय परिस्थिति में pH 5.5 से नीचे गिरने का यह नष्ट हो सकता है। अगर अम्लीय में डाल दिया और pH 5.5 से नीचे गिर जाए तो यह क्या हो सकता है? नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है इसमें, इंग्लिश में भी दिया होगा, देख सकते हैं। टूथ डिके बिगिंस व्हेन द pH लेवल इन द माउथ ड्रॉप्स बिलो 5.5। ठीक है, तो टूथ डिके कब शुरू होता है? जब 5 से नीचे शुरू हो जाता है। ठीक है, विच इज कम्पोज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। किस चीज़ का बना होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बनाता है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। और ये क्या है? ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है टूथ इनेमल। ठीक है, वाइल इट डजंट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में तो नहीं घुलता है। कैन इरोड इन एसिडिक कंडीशन, लेकिन ये एसिडिक कंडीशन में इरोड हो सकता है अगर pH कितना सिर्फ नीचे हो जाए, 5.5 से नीचे हो जाए। ये हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं 33। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्ष्य को दो एलील युग्म निर्माण के दौरान अलग हो सकते हैं? ठीक है, तो पृथक्करण का नियम ये बताता है। कौन बताता है? पृथक्करण का ये नियम बताता। देखिए, विच लॉ ऑफ मेंडल एक्सप्लेन दैट टू एलील्स ऑफ फॉर ए ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देते हैं। 33 को देखेंगे यहाँ पे। देखिए, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मों के निर्माण के दौरान एक जीन दो एलील अलग हो जाते हैं। प्रत्येक युग्म को केवल एक एलील मिलता है। स्वतंत्रता। अपयूवन का नियम कहता है कि युग्म निर्माण के दौरान विभिन्न जीवों को एलील स्वतंत्र रूप से मिश्रित होते हैं बशर्ते कि जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर हो। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि यदि किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दो अलग अलग जीन एलील मौजूद हैं, जैसे ए और ए है, तो उनमें से एक प्रधान डोमिनेंट होगा और एक जो है रिसेसिव होगा। ठीक है ना, जो दबे हुए एलील की उपस्थिति के बावजूद अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए जो लक्षण दिखा देता है वह प्रधान एलील का होता है। इसलिए लक्षण किसका दिखेगा? डोमिनेंट का दिखेगा, रिसेसिव का नहीं दिखेगा। यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। Mendel's law of segregation states that two alleles for a gene separate during the misformation of gamete. Each gamete gets only one allele. ठीक है, नेक्स्ट चीज कहता है यहाँ पे, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह देता है? इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, यानी कि ए और ए अलग अलग हैं, हेट्रोजाइगस हैं, तो एक एलील जो डोमिनेंट होगा और एक जो है रिसेसिव होगा, उसमें डोमिनेंट वाले का फिनोटाइप आएगा। ठीक है ना, तो डोमिनेंट वाले का फिनोटाइप आएगा। आते हैं हम लोग 34 का क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन के जलीय घोल में बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको? जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन के जलीय घोल में बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ब्राइन, जिसको क्या कहते हैं? ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन ए क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल, जिसे ब्राइन के नाम से जाना जाता है, में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, जिसका नाम इसके मुख्य उत्पादों के नाम पर रखा गया है। क्लोरीन गैस के लिए क्लोर तथा निर्मित सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्षार है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, अगला हम इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन, जब एक्वा सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा है
ऑफ सोडियम क्लोराइड नॉन एज ब्राइन, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड का, एक्वा सॉल्यूशन है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक होकर क्या हो जाता है, ब्राइन ब्रेक होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। नेम्ड आफ्टर इट्स मेन प्रोडक्ट क्लोर, इसका जो मेन प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, क्लोर, इसीलिए इस मेन प्रोडक्ट के नाम पे इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। फॉर क्लोरीन गैस एंड अल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोर बोलते हैं क्लोरीन गैस, जो मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है क्लोरीन, तो उसको क्लोर बोल दिए। और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्कली होता है ये नेचर में, तो अल्कली बोल दिए, तो इसीलिए क्लोर अल्कली कहते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, आज के लिए शायद इतना ही रहेगा हमारी तरफ से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, मैं इस वीडियो को मोर ओवर 3 और 4 पार्ट में मैं कवर कर दूंगा पूरे 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखा होगा, मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश हिंदी सब में किया है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।